मैं धर्मेंद्र कुमार राय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज फिर मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पीसीएसजे और लॉ से जुड़े जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके सेट को लेकर मैंने कल भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी और मैं आज भी आप लोगों के लिए उसी प्रकार का सेट लेके आया हूं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लगे। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशियरी, यानी जुडिशियरी की प्रिपरेशन के लिए, लॉ से जुड़े एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा बेस्ट पार्टनर बन रहा है जो है अनअकैडमी। अनअकैडमी पर दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक जिसको हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं और एक जिसको हम लोग प्लस क्लासेस कहते हैं। तो स्पेशल क्लासेस कुछ सीमित लेक्चर होते हैं जिसको आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी उसका आनंद उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, यानी कि आपको अनअकैडमी पर जितने भी क्लास चलते हैं लॉ से जुड़े यानी पीसीएसजे की प्रिपरेशन से, उस सारे तक अगर आप एक्सेस चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं। इसका फायदा क्या है, अनअकैडमी ज्वाइन करने के क्या फायदे? इसका फायदा ये होता है कि आप खुद को घर बैठे देश भर के जितने भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उन सबके साथ जुड़ पाते हैं, खुद को कंपेयर पाते हैं, और जिससे सेल्फ असेसमेंट का एक बहुत अच्छा माध्यम ये बन के आया है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, जो कि देश भर से छांट छांट के आप लोगों के लिए लाए गए हैं, ऐसे लोगों से पढ़ने का अवसर मिलता है। लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, लाइव टेस्ट क्विज चलते रहते हैं, और बाकी चीजें जो नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होते रहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं, जो आपकी क्लास लेते हैं लॉ से संबंधित। आप नाम देख सकते हैं और आप उसको उसमें से जिसका भी लेक्चर अच्छा लगता हो उसके लेक्चर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आप किसी भी प्रोफेसर के माध्यम से, एजुकेटर के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्सेस, आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी एक्सेस सारे टीचर तक होगी, सारे कोर्स तक होगी, जीएस भी उसमें होगा, सब चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जिस व्यक्ति का जो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो वो आप पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है अनअकैडमी का, अनअकैडमी से फायदे ये होते हैं कि लाइव क्लासेस होती हैं जो घर बैठे आप उसका आनंद उठा सकते हैं। समय समय पर जो परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो उसके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया जाता है। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, व उसके अलावा आपको गाइड किया जाएगा पर्सनली। लाइव टेस्ट सीरीज होती रहती है, बैच स्टडी फॉर्मेट में, अरे स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये आपके लिए एक सूचना है जो कि मॉक टेस्ट T20 मॉक टेस्ट चल रहा है जो कि 17 मई से ही है, और उसका आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से किस दिन और किस समय इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड डालना होगा, RAILIVE, राय लाइव, और इस कोड के माध्यम से आप जुड़ पाएंगे उस क्लास से। कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी का बैच जो 1 साल के लिए है, जो 15 जून से चलेगा और वो 1 साल तक चलेगा, और वो अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड वही होगा, राय लाइव, उसी को आप इस्तेमाल करके इस कोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। और ये भी कोर्स है, आप देख रहे हैं, इसकी तो चर्चा हमने कर दी है। ये 5 मई से जो है ये चलेगा कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन जुडिशियरी। ये फैजन खान, करण सांगवान और दुबे सर के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि ये दूसरा कोर्स है जो कि 15 मार्च से चल रहा है, क्रैश कोर्स फॉर हरियाणा पीसीएससी।
उसको भी आप ज्वाइन करके उसको लाभ उठा सकते हैं। और ये एक बड़ी सूचना है उन छात्रों के लिए जिनको बिहार एपीओ का मेंस देना है, उनके लिए स्पेशली यूट्यूब पर अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार एपीओ मेंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ये 5 आवर का मैराथन वीकेंड चलेगा और जो कि 22 और 23 मई को आपको क्लास उपलब्ध रहेगी। आप उसको कर सकते हैं लाइव, और रिकॉर्डेड क्लास तो आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो ये हैं आपके करण सांगवान सर, चारू मोदी मैम, फैजन खान, सिद्धार्थ दुबे, भावना मिश्रा, डीके राय, ये सारे प्रोफेसर जो हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आप इसको क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। और ये है सब्सक्रिप्शन के प्लान, आप देख सकते हैं। राय लाइव आपको कोड यूज करना है और जो भी सब्सक्रिप्शन है उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं हूं धर्मेंद्र कुमार राय, संचालक राय जुडिशियल क्लासेस वाराणसी, और 8 साल से अधिक सालों से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ और मुझे मेरे व्यक्तिगत निर्देशन में बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। तो अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आपको जस्ट मिनट, आपको क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? जिन लोगों को जो ऑनलाइन हैं वो एक मैसेज कर दे मुझे, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं और आगे हम लोग क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ा सकें आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, जो कि जरूरी है। आप रिस्पांस दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है, मेरी पिक्चर क्लियर जा रही है? ओके, थैंक यू। आवाज कल जैसा डिस्टर्ब तो नहीं है अमन? आज आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये मैं यहां रख देता हूं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, आप पढ़िए और उसका तत्काल आंसर दीजिए। चलिए, अच्छा है। वेयर द प्लेंट इज नॉट फाइल इन डुप्लीकेट द प्लेंट मे बी, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। और तो बिल्कुल दीक्षा, आशुतोष, अंकित, पारस, अमन, निधि, अभी तक जितने लोगों ने भी आंसर दिया है सारे लोगों का आंसर सही है। और मैं भी बता दूं, ये है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के संबंध में आपने पढ़ा हुआ है ना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11, वहां ग्राउंड बताए गए हैं कि किस किस आधार पर प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, तो उसमें एक ग्राउंड ये भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है ऑन अकाउंट ऑफ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी द सूट, ऑप्शन ए is liable to be dismissed, option B cannot be dismissed, option C may be dismissed or may not be dismissed at the discretion of the court, और ऑप्शन डी है none of the above. आंसर दीजिए, फटाक से दीजिए। वेरी गुड पारस, अमन गुड, अंकित, सीमा, बहुत बढ़िया। ये भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, है ना जाहिद, बहुत बढ़िया, सही है। ये सवाल मैं फिर से इस पर एक रिपीट करूंगा मैं क्वेश्चन कि कैन नॉट बी डिसमिस्ड, है ना। ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9 कहता है कि मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर की वजह से कोई सूट डिफीट नहीं होगा। ये बात हम लोगों ने समझी हुई। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और ये है कि
ये बात ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9 के अलावा किसी सेक्शन में भी बताई गई है, वो सेक्शन आप मेंशन कर दीजिए तत्काल। क्या सेक्शन मेंशन कर दीजिए। सेक्शन बताएं, सेक्शन तत्काल बताएं भाई। चलिए मैं ही बता देता हूं। सेक्शन नंबर 19 है ये अरे 99 है। जब सेक्शन नंबर 99 भी आप सीपीसी की उठा के पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज मिलेगी कि केवल मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर की वजह से कोई सूट डिफिट नहीं होगा। इस पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेकिन जो नेसेसरी पार्टी है उसके नेसेसरी पार्टी के नॉन ज्वाइंडर की वजह से सूट डिफिट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर। अब बताएं, आवाज गड़बड़ होगी तो बताइएगा। ऑप्शन पढ़िए आप, मैं थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट देख लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, अब आंसर दे दीजिए। यहां आप ध्यान दीजिए, नॉट ए सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर हमने कहा है, नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर। इसका ऑप्शन क्या दे रहे हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना। ओहो, डी नहीं होगा, ये सी होगा बेटा। सी ऑप्शन कर लीजिए, मैं गलती से लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी। उसको एक विशेष कास्ट के लोगों ने उसे क्या किया, भोजन पे, डिनर पे नहीं बुलाया, ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि एविडेंस एक्ट जजमेंट ऑफ ए सिविल कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन क्रिमिनल कोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ये स्टेटमेंट किस प्रकार का है? ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, और नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास, बताएं आंसर। गोविंद, अरे गर्विट, विनायक, देखो भाई गर्विट, अब दो दो आंसर दे रहे हो। ठीक है, सीमा, आशुतोष, पारस, अमन, जाहिद, निधि, सब लोग बता रहे हैं कि जो एक सिविल कोर्ट का जजमेंट है वो क्रिमिनल मामलों में बाइंडिंग नहीं होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, सभी स्थितियों में उसके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडर एविडेंस एक्ट वैल्यू ऑफ मेडिकल एविडेंस क्या है। ये मेडिकल एविडेंस की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है? बताएं, इसका आंसर बताइए भाई। आंसर बताइए।
सीमा, हाँ बिल्कुल, अमन, अनुश्री, अमन, निधि, जाहिद, आशुतोष, सही है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। और ये है ऑप्शन नंबर ए, इज ओनली कोरोबोरेटिव। मेडिकल एविडेंस जो होता है वो कोरोबोरेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्लीडर इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बताइए भाई, प्लीडर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है सीपीसी के? जल्दी बताएं, प्लीडर को किस सेक्शन में सीपीसी के डिफाइन किया गया है? मैं आपके कमेंट लैपटॉप में नहीं, मैं आपके कमेंट अपने मोबाइल में देख रहा हूं कि आप कौन सी चीज कमेंट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन दीजिए भाई। अंकित गलत करके फिर काट दे रहे हैं। अनुश्री शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, अंकित बी, विनायक बी, नारायण ए, जाहिद बी, आशुतोष बी, पारस ए। तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर ही बताए हैं, बहुत सही आंसर बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी है। सेक्शन नंबर 215 में जो है वो प्लीडर को डिफाइन किया गया है सीपीसी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन। एक काम और करेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, उसको कमेंट बॉक्स में जो है आप उसका स्कोर भेज दीजिए, या फिर नहीं, उसे में स्कोर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हमको पता चलेगा, उसको खोल के देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जजमेंट इन पर्सोनम। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताइए इसको। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, आपको समझना पड़ेगा इसको। बताइए। ए फाइनल जजमेंट इन ए सूट फॉर डिवोर्स, a final judgment in a suit for restitution of conjugal right, a final judgment in a suit for insolvency, final judgment in a suit of admiralty। आपका ऑप्शन है बी बता रहे हैं विनायक जी, नारायण भी बी बता रहे हैं, अमन भी बी बता रहे हैं, आशुतोष भी बी बता रहे हैं। तो सब लोग बी क्यों बता रहे हैं भाई? पारस भी बी बता रहे हैं, तो सबकी ओपिनियन है कि बी है, बिल्कुल सही चीज है भाई। कॉन्जुगल राइट्स के लिए जो जजमेंट आएंगे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, ये जजमेंट इन पर्सोनम होंगे, रेम क्यों होंगे? इससे देश दुनिया को क्या लेना देना है ना? ये इसका असर सिर्फ पार्टी तक होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड टू ए। मृत्युकालिक कथन किससे किया जाता है? डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, एनी अदर पर्सन, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, विनायका। और लोग आंसर दें, और लोग आंसर दें जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन कर पाए। जल्दी जल्दी रिस्पांस देंगे तो हम लोग जल्दी कर पाएंगे। तो सारे लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अभी तक। रंजना भी, सब लोग डी ही हैं। पारस हैं जो अभी को सी बता रहे हैं, लेकिन बाकी सुमित भी बी बता रहे हैं, बाकी सबका आंसर डी ही है। हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। यानी डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किससे किया जाए, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, किसी भी पर्सन से हो सकता है। कंफ्यूजन कन्फेशन में होता है कि कन्फेशन किसके सामने किया जाएगा, तो वो भी किसी के सामने किया जा सकता है, पुलिस नहीं होनी चाहिए।
एक चीज जाहिद ने पूछी थी कि सर डिवोर्स के मामलों में भी, तो डिवोर्स के मामले में कोर्ट जो डिसीजन देती है, मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन जिनके पास होता है, उसमें पार्टी के राइट जो डिसाइड किए जाते हैं कि डिवोर्स हो गया, इसका मतलब पार्टी अब अनमैरिड है। और ये से अनमैरिड होना जो है या मैरिड होना, ये ऐसा लीगल स्टेटस है जिससे सिर्फ पार्टी पर ही इफेक्ट नहीं पड़ता, पूरे संसार के लिए वो अनमैरिड है या मैरिड है। समझ रहे हैं ना बात? अच्छा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। द क्राइटेरिया फॉर रेस्ट जस्टे, proximity of time and place, community of purpose, continuity, हाँ, continuity of action, all of the above। क्या सही होगा इसमें? हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो 164 के अंतर्गत होता है। जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए भैया। अच्छा, सब लोग सही ही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ऑफ सीपीसी। ऑप्शन ए इज ए डिक्री, ऑप्शन बी इज ए ऑर्डर, ऑप्शन सी इज ए डीम्ड डिक्री, ऑप्शन डी है इन एन इंटरिम ऑर्डर। क्या ऑप्शन सही है इसमें? बताएं, इसमें जल्दी से रिस्पांस दीजिए। बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन अंकित बता रहे हैं ए, गोविंद बता रहे हैं ए, जाहिद बी, अंकित सी, आशुतोष सी, रंजना ए, ग्रेविड विनायक, न्यूज, सुमन सी। चलिए, ज्यादातर लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं सी ही आ रहा है, तो बिल्कुल सी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सी है, इज ए डीम्ड डिक्री। ठीक है ना? जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है वो डीम्ड डिक्री ही होती है। अब समस्या ये है कि आखिर हम डिक्री किसको कहें और डीम्ड डिक्री किसको? डिक्री वो होती है जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो डिक्री के एसेंशियल को, जो 5 एसेंशियल हैं, उस एसेंशियल को जो कंप्लीट करता है वो डिक्री कहलाता है, और जो इन एसेंशियल को कंप्लीट नहीं करता, बाय ए लीगल फिक्शन डिक्री मान लिया जाता है। डिक्री होना मतलब एसेंशियल को कंप्लीट करना, डिक्री मान लिया जाना मतलब डिक्री के एसेंशियल को कंप्लीट नहीं करना, लेकिन किसी न किसी प्रोविजन द्वारा उसको डिक्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बाय ए लीगल फिक्शन डिक्री मान लिया जाना वो होता है एज ए डीम्ड डिक्री। तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो डिक्री के एसेंशियल को कंप्लीट नहीं करता, लेकिन रूल नंबर, अरे सेक्शन 2 क्लास 2 उसे डिक्री डिक्लेयर करता है, इसलिए वो डिक्री है। यानी हम इसको क्या कहेंगे? डीम्ड डिक्री कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक चीज और उसमें हम बताएं, एक चीज और कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डिक्री या डीम्ड डिक्री जो भी है, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं? कमेंट में बताइए तत्काल। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं? बताएं, कमेंट में बताएं इसका। रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल नॉट अप्लाई, नो। ठीक है, वेरी गुड।
बिल्कुल, विनायक ने तो वो भी बता दिया, बिल्कुल सही है। वो डिक्री अरे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 13 ये बात कहता है कि फिर से उसी आधार पर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। To which of the cases the provision of Order 22, Rule 3 and 4 CPC do not apply? यानी आदेश 22 के रूल नंबर 3 और 4 के प्रोविजन नहीं अप्लाई होते। किन पर नहीं अप्लाई होते आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन ए सूट, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी फर्स्ट अपील और ऑप्शन डी सेकेंड अपील। इसका सही जवाब जो दे रहे हैं विनायक, बहुत बढ़िया, अमन, अंकित। देखिए बच्चों, सारे लोग नहीं आंसर दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन आंसर सबका नहीं आ पा रहा। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो तुक्का तो मार ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कुछ बच्चे हैं जो लगातार आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ देख रहे हैं क्वेश्चन को कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। सीमा बी, ठीक है, वेरी गुड। आप देखिए ये क्वेश्चन ये है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर लागू। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन संतोषजनक है, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? बता दीजिए तो थोड़ा सा ये भी बात। क्वेश्चन अच्छे हैं ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अगर इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है अभी फिलहाल जिसको बिहार एपीओ मेंस का प्रिपरेशन करना है, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों की चर्चा कल के क्लास में हम करेंगे। कल हमारा 12 से 12:30 वाला जो सेशन रहेगा, बिहार एपीओ मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं उसी पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजनमेंट as a consequence of disobedience of breach of injunction shall not be exceed। कि किसी भी आदेश को जब दिया जाता है और उसका डिसोबीडियंस किया जाए तो उसके लिए जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, वो मैक्सिमम कितने के लिए हो सकता है, यही क्वेश्चन है। और शालिनी बता रही हैं गुड आफ्टरनून, बी ऑप्शन, आशुतोष बी, विनायक बी, पारस बी, अंकित बी, सुमित, रंजना डी। रंजना नहीं बेटा, गलत हो गया आपका आंसर। बिहार पीसीएस जे मेंस के बारे में कि प्री के बारे में बेटा? सुमित, मेंस के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, नहीं अनअकैडमी पर चर्चा करेंगे, अपने चैनल पे करेंगे, चर्चा करेंगे, हम बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। सब लोगों ने यही बताया है, कुछ आंसर गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, 3 महीने से अधिक के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए वुमेन रैन टू ए वेल स्टेटिंग शी वुड जंप इन इट बट शी वाज caught बिफोर शी कुड रीच इट, शी इज गिल्टी ऑफ। एक महिला कुएं की तरफ दौड़ती है कि वो कहती है कि मैं आज कूद के जान दे दूंगी, लेकिन जब तक वो कुएं में कूदी थी उससे पहले उसको पकड़ लिया गया। किस अपराध के लिए दोषी होगी वो? ठीक है सुमित, बिहार यूपी का तो मैं एक्सपर्ट ही हूँ, बिहार यूपी के बारे में ज़्यादा हम गाइड कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए, सब लोग जो है ऑप्शन डी ही बता रहे हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। दिमाग में अगर ये आ रहा हो कुछ लोगों के कि उसने अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि अटेम्प्ट के लिए कोई पर्सन तभी दोषी होता है जब उसने अपनी तरफ से वो सारे काम कर लिए हों जो कि उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं, और वो महिला कुएं में कूद जाती तो अटेम्प्ट के लिए दोषी होती है ना। ये केस है रमक्का की, रमक्का का केस है एक तो, और उसी केस का फैक्ट है। ठीक, चलिए अगला कर लेते हैं फिर। ये है अगला क्वेश्चन। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोसाइट कल्चर इज ए। ठीक है, ये बताएं आप आंसर। इसका सही आंसर आप बताइए। इसका आंसर बताए भाई, क्या है ये? हाँ अमन, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो बी। कल बड़ी समस्या थी, हम तो अपनी आवाज सुनते नहीं है ना, और मैंने जब अपनी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मेरी आवाज बहुत खराब जा रही थी आप लोगों के पास, और आप लोगों ने ये बात बताई नहीं, एक आध बच्चों ने बताया था। फिर मैंने वीडियो देखा तो मुझे बड़ा खराब लगा। अब इसी वजह से आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी आवाज ठीक है कि नहीं है। तो अगर आवाज खराब जाएगी तो बताइएगा उसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ये फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के डीपीएसपी वगैरह में भी चीजें होती हैं, लेकिन जहां कंपोसाइट कल्चर लिख दे, ठीक है ना, कंपोसाइट कल्चर जिसको कहते हैं सामासिक संस्कृति, सामाजिक नहीं, सामासिक, सोशल कल्चर नहीं है, कंपोसाइट कल्चर। तो कंपोसाइट कल्चर की अगर बात कर दे तो आप एकदम बेधड़क मार दीजिए फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। निक्की बिल्कुल भी, पारस भी, विनायक भी, निधि भी, सब लोगों ने सही आंसर बताया। अगला, द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज एडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रोविजन किसके इलेक्शन में लागू होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताएं जल्दी से। अमन बिल्कुल सही। निक्की बिल्कुल ठीक, सुमन भी ठीक, आशुतोष भी ठीक, और सब लोग ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये प्रेसिडेंट का संबंध है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 ये है इसके संबंध में। और इतना भी समझ लीजिए, जब आर्टिकल 54 या 55 अमेंडमेंट करना होता है तो अमेंडमेंट की जो प्रोसेस 368 में बताई गई है वो ये बताया गया है कि उसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी होगी और प्लस रेटिफिकेशन की भी स्टेट की जरूरत होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ये है आपका अगला क्वेश्चन, विच इज ए राइट ऑफ मार्गेजी एंड नॉट दैट ऑफ ए मार्गेजर। इसमें से कौन सा राइट ऐसा है जो मार्गेजी का है, मार्गेजर का नहीं? इसमें से कौन सा ऐसा राइट है जो मार्गेजी का है, मार्गेजर का नहीं है, यानी बंधक दार का है, बंधक कर्ता का नहीं? ठीक है, ठीक है, कौन सा बता रहे हैं आप?
बेटा, देखिए ये जो है ना, ये सीधे सीधे यार, जब ये है तो फिर काहे का कंफ्यूजन। राइट टू फोरक्लोजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है मार्गेजी का, है ना। मार्गेजी का सबसे इंपॉर्टेंट राइट यही है ना। तो जब ये ऑप्शन में है और एक से अधिक राइट की बात नहीं कर की गई, राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट तो सेकेंडरी चीजें है ना। तो ये फोरक्लोजर है सेक्शन 67, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अच्छा है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। In which of the section of Transfer of Property Act the doctrine of consolidation is incorporated? Doctrine of consolidation. ये आप बता रहे हैं, निकी बता रही हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए, और अमन बता रहे हैं 61। और बताइए, और लोग बताएं, कोशिश करें। ऑप्शन नंबर बी है, सेक्शन 61। सेक्शन 61 में कंसोलिडेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं समेकन का सिद्धांत। एक्चुअल में देखिए, यह सेक्शन 61 ये बात कहता है कि कंसोलिडेशन का रूल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लागू नहीं होता भारत, और लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज में डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन किस सेक्शन में, तो हम यही सेक्शन लगाते हैं। बात को समझिएगा, कंसोलिडेशन यानी समेकन का रूल जो है, कंसोलिडेशन का रूल, वो इंडिया में लागू नहीं होता। ये बात सेक्शन 61 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है, नहीं लागू होता बताता है। लेकिन एग्जामिनेशन में जितनी बार क्वेश्चन आया है वो यही बताता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन 61 में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन के हिसाब से याद करना, तो 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। Which of the following section of Transfer of Property Act provides that when there is an conflict between marshalling and contribution, marshalling shall prevail? यानी कौन सी धारा है जो ये बताती है कि जहां मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन में कंट्राडिक्शन होगा तो मार्शलिंग प्रिवेल कर जाएगी। सेक्शन बताना है आपको, सेक्शन बताएं। निधि, ठीक है बेटा ना, अच्छा इसका ऑप्शन जो है मुझे लगता है कि बी में है, ठीक है ना। एक बार आप जो है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि 82 में जो है ये बताया गया है कि मार्शलिंग में, और हो सकता है कि मेरे दिमाग से स्किप कर रहा हो कि मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन में अगर कंट्राडिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मार्शलिंग प्रिवेल करेगी, ये बात 82 में बताई गई। इसको आप कर लीजिएगा करेक्ट, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हमको देख लेते हैं तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर लीज? लीज में किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? लीज में किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, आपका क्वेश्चन है ये। ओनली मूवेबल, ओनली इमूवेबल, मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ, नन ऑफ दीज। जल्दी से जवाब दीजिए भाई।
तो आप लोगों का आंसर है, सारे लोगों का आंसर यही है कि ये जो है लीज जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। वेरी गुड, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे बी इनलार्ज्ड बाय द, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट बाय लॉ, ऑप्शन बी पार्लियामेंट बाय रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बताइए फटाक से कौन सा सही हो। ठीक है, हो गलत भी बता रहे बेटा कुछ लोग। हर्ष पुजारा, बेटा आपका आंसर सही नहीं है, लेकिन बाकी लोग सही बता रहे हैं। ये पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है, ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है विधि बनाकर, ठीक है। और ये बात ना रंजना गलत है बेटा, और ये बात आर्टिकल 138 में बताया गया, तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। एक आर्टिकल यहां भी है, आर्टिकल 139, इसमें क्या है, रिट निकालने की पावर जो है वो बढ़ा सकती है कौन सी, सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट, ठीक है ना, रिट से संबंधित पावर। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना पार्लियामेंट 138 और 139 में सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की पावर बढ़ाई जा सकती है ना। ये है हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर यानी राज्यपाल कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, और ये हैं आपके ऑप्शन 1/6, 1/12, 1/3, 1/9। जल्दी बताएं इसका। अंकित, और बाकी लोग आंसर, सुमित, ठीक है, जाहिद ना बेटा, आशुतोष ठीक, रंजना गलत, निधि गलत, बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये इस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आसान भी है। 1/6 है ये, 1/6 है ना। संभवतः आर्टिकल 171 जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ये बताया गया है, 171 आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि 16 हो सकते हैं, यानी उस विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जितनी हो रही है काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उसके 1/6 जो है मेंबर नॉमिनेट करेगा गवर्नर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गलती मत कर दीजिए। और ये है क्वेश्चन अगला, इफ ए ट्रांसफर्स हाउस वर्थ Rs 2000 to B and transfers a field worth 1200 and additional pay Rs 800 in cash to A। अब इसको बताना है आपको कि ट्रांसफर इज क्या है। एक व्यक्ति अपना घर जो है 2000 रुपए में बी को ट्रांसफर करता है, बी उसके बदले में 1200 रुपए जो है कि जमीन और 800 रुपए नगद देता है।
ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है, एक्सचेंज है कि सेल है कि सेल एंड एक्सचेंज है कि नन ऑफ दीज, बताइए आंसर। नहीं बेटा अमन, आप पढ़िएगा ना, उसका लास्ट क्लास में दिया होगा। 1/3 जो आप देख रहे होंगे वो ये बताया गया होगा कि 1/3 मेंबर जो हैं विधानसभा नियुक्त करती है, समझे, विधानसभा नियुक्त करती है, इसी तरीके से नगर पालिका नियुक्त करती है, इसी तरीके से टीचर नियुक्त करते हैं, इसी तरीके से और लोग नियुक्त करते हैं, तो सबका पार्ट बचा हुआ और शेष पार्ट जो है वो नियुक्त करता है। हाँ, क्या हम बता रहे थे इसमें ऑप्शन ए कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे सुमन बता रही हैं ए, पारस बता रहे हैं बी, अंकित बता रहे हैं सेल और सुमित बता रहे हैं सी। देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है, सेल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए है, एक्सचेंज ही होगा। क्यों, ये कहता है कि एक्सचेंज कब होता है, जब दोनों तरफ मनी हो, तो एक्सचेंज ही है, या दोनों तरफ में से एक तरफ कोई चीज हो, कोई वस्तु हो और दूसरी तरफ कोई वस्तु और रुपया हो, तो भी वो सेल नहीं बनेगा, वो एक्सचेंज ही रहेगा। सामान के बदले में सामान लेना एक्सचेंज है, सामान के बदले में रुपया और सामान लेना एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए प्रोरोगेशन मीन्स ऑप्शन ए इनवाइटिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, asking speaker to hold session of Lok Sabha, dissolution of Lok Sabha, और ऑप्शन डी टर्मिनेशन ऑफ सेशन। क्या है प्रोरोगेशन का मतलब क्या हो? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। तो सारे लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, ये है ऑप्शन डी, टर्मिनेशन ऑफ सेशन। प्रोरोगेशन में सेशन को टर्मिनेट किया जाता है कि आज की कार्रवाई बस यही खत्म। ठीक है, हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन रहा होगा, ये क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द गवर्नर ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव। गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। अरे ना बेटा, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग सही बता रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक, और हमने कोशिश किया था कि आप लोगों के लिए कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ कठिन क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हों। इजी क्वेश्चन भी इसलिए डाले जाते हैं हर परीक्षा में, क्योंकि आपसे ये देखा जाता है कि इजी क्वेश्चन को आप गलत कर पा रहे हैं कि नहीं। कठिन क्वेश्चन में तो सभी गलत करते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना रिजल्ट खराब कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार के क्वेश्चन थे और इम्पॉर्टेंट थे, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बेहतर है। और फिर हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। कल की जो क्लास होगी वो बिहार पीसीएसजी मेंस की प्रिपरेशन कैसी करनी है
और किसी भी परीक्षा के मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है उसकी चर्चा करेंगे। आफ्टर टुमारो जो क्लास होगी वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में हम कुछ बताएंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में, और फिर उसके बाद इसी तरीके से हमारे क्लासेस चलते रहेंगे और उसका आनंद आप लोग लेते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म किए, बहुत लोगों ने बहुत सारे सही क्वेश्चन का जवाब दिए, और ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना आने वाली परीक्षाओं के लिए। अच्छा, 3 रंग आउट हम, बिल्कुल माधवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, सीआरपीसी की क्लास में भी मिलते हैं और इस क्लास में भी मिलते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि सीआरपीसी की भी क्लास चल रही है 10 बजे, जो लोग वो क्लास ना करते